नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं परसेंटेज की क्लास करवा रहा हूं और इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं परसेंटेज की। ये हमारी छठी क्लास है। ठीक, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं जो हमारी 5 क्लास हुई हैं उनमें मैंने कौन-कौन से टॉपिक कवर करवा दिए हैं। देखो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें तो मैंने ओनली बेसिक्स बताया था। लगभग वो भी 1 घंटे 12 मिनट की क्लास थी। और जो सारी क्लास है ना मतलब इससे पहले जो 5 क्लास हुई परसेंटेज की, वो 1 घंटे प्लस की क्लास है। ठीक है? और मैं लगभग 7 वीडियो में कितने 7 वीडियो में परसेंटेज चैप्टर पूरा खत्म करवा दूँगा। ठीक? तो हमारा 7 वीडियो में परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक? और आज हमारी कौन-सी वीडियो है? छठी, यानी छठी क्लास। तो देखो मतलब फर्स्ट क्लास में तो ये तो मतलब बेसिक्स और सेकंड क्लास में मैंने ये करवाया था। ठीक? और थर्ड क्लास में 4 टॉपिक करवाए थे। ये और चौथी जो क्लास थी ये 2 टॉपिक करवाए थे, यानी सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज का, और एक ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। और जो हमारी यानी इससे पहले जो क्लास थी 5वीं, उससे इसमें ये 3 टॉपिक कवर करवाए थे। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो देख सकते हैं मतलब हम सीक्वेंस वाइज टॉपिक को करवा रहे हैं, ऐसे नहीं कि मतलब जो मैंने सबसे पहले टॉपिक करवाए ना तो वही होने चाहिए। ये सीक्वेंस वाइज है, सबसे पहले हल्का टॉपिक, उसके बाद थोड़ा हार्ड, इस प्रकार। और इसके बाद जैसा आज हमारी छठी क्लास है तो इसमें ये 2 टॉपिक कवर होंगे। ठीक, यानी इनकम चेंज एंड परसेंटेज ट्री, और एक वेन डायग्राम वाला। ये सेट थ्योरी का ही पार्ट होता है, वेन डायग्राम वाला। यानी इस प्रकार जो होता है मतलब जैसे यानी हिंदी को पसंद करने वाले छात्र जैसे 25 हैं। ठीक, अरे ये इंग्लिश है, इंग्लिश को पसंद करने वाले 50 छात्र हैं। ठीक, ये कॉमन छात्र हैं। तो इस प्रकार वाले जो क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम के अंतर्गत आते हैं, इससे हम सोल्व करते हैं। यही इसका बेस्ट मेथड होता है। तो उसे भी मैं इसी में करवा दूंगा। वैसे तो सेट थ्योरी का एक अलग ही टॉपिक है, मतलब अलग ही उसकी एक क्लास ली जा सकती है, लगभग 2 घंटे क्लास ली जा सकती है सेट थ्योरी की। लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज है मतलब उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है, वो मैं करवा दूंगा बढ़िया तरीके से। यानी वही एक क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता सेट थ्योरी में। अब देखो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो मतलब पहला यानी ये वाला इसके ऊपर क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, यानी इंक्रीज इन सैलरी फ्रॉम लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर। और ये थोड़ा अच्छा लेवल है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, ये जो टॉपिक है हमारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें। ये रहा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख भी गया होगा। और मैं आपको बता दूं ये आय के मतलब इनकम वाले क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी करवाया था, लेकिन ये इसका थोड़ा अच्छा लेवल है। ठीक, हालांकि मैं चाहता तो इसे छोड़ भी सकता था, लेकिन क्या फायदा जब मैं परसेंटेज चैप्टर करवा रहा हूं तो उसमें मैं सारी चीज करवाऊंगा। ठीक, जिससे कि कोई भी चीज हमारी मिस ना हो। और इसके बाद मतलब इसके बाद हमारा जो एक टॉपिक और बचेगा, कौन सा? इलेक्शन वाला। ठीक, ये हमारा टॉपिक बचेगा लास्ट, जो कि हमारा हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप सीधा प्रैक्टिस कीजिए, बस कुछ नहीं करना। किसी भी एग्जाम में बैठिए, एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मतलब अगर आपने मेरी 7 क्लास जो होंगी परसेंटेज की, अगर वो पूरी कंप्लीट कर ली, ठीक, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की और आपका परसेंटेज का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन यानी मॉक टेस्ट दो या रियल एग्जाम में बैठो, कहीं मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा 7 वीडियो में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक की, इसमें कह रहा है कि 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रम से 4:5 और 2:3 था। यदि 2021 में ए और बी की कुल आय इतने रुपए थी, तो 2021 में बी की आय क्या है? ठीक, और इस क्वेश्चन में बताऊं, ये क्वेश्चन जो हमारा ये सीजीएल का है। ठीक, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला है यानी 2020 में ए और बी की आय का अनुपात ये दिया, यानी ए रेशो जो बी है वो कितना? 5:4। ये है 2020 के। ठीक, अब ये कह रहा है 2020 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात। ठीक, ये व्यक्तिगत आय का अनुपात 2020 और 21 में, यानी कि यहां 2020 और यहां 2021, ये ए का है कितना? 4:5।
ए का कितना है 4:5, ठीक। और बी का कितना है, व्यक्तिगत आय का अनुपात है इनका 2020 और 21 का 2:3, ठीक। तो ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। देखो अब क्या पूछा था उसने, ए और बी की कुल आय दी है हमें 2021 की, ये तो हमें बी की 2021 की आय बतानी है कितनी है। अब देखो इनका सबसे बढ़िया तरीका क्या है करने का, मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, एक तो बेसिक से और एक मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि जल्दी से जल्दी आप कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप चाहो तो इसे इनके रेशो जो है इन्हें मेंटेन कर सकते हो, मेंटेन करके जब कर सकते हो, जैसे कैसे, देखो 2020 का यहाँ रेशो था 5 ए का, ठीक, और यहाँ है 4, तो इन्हें इक्वल कर लेंगे, ठीक। जैसे यहाँ 2020 का बी का रेशो है 4 और यहाँ है 2, ठीक, तो इन्हें इक्वल कर लेंगे क्योंकि अलग अलग रेशो है, तो इन्हें इक्वल कर लेंगे हम और इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। अब देखो करते हैं, जैसे यहाँ कितना है, ये है 5, ठीक, 2020 का रेशो, लेकिन ए का कितना है यहाँ 4, तो ये हमारे इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये भी तो 2020 का ही है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 पंजे 20 हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो करेंगे, ठीक। काय से मल्टीप्लाई करिए हमने यहाँ 4 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ठीक। और इसमें हमने करी मल्टीप्लाई किससे, 5 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ये सब में हो रही है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ये हो गया। अब देखो यहाँ 2020 का बी का रेशो था 16 और यहाँ है 2020 का बी का रेशो 2, तो ये भी इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें हमें करनी पड़ेगी 8 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 या 24, ठीक। अब देख सकते हैं आप 2020 के ए का जो रेशो था वो था 20, अब यहाँ भी कितना है 2020 और 21 का रेशो दिया है यानी 20 और 25, तो 20 ही यहाँ भी। अब बी का था 16 और यहाँ भी बी का कितना है 16 ही रहा, तो ये इक्वल है। अब यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं, मतलब 2021 की ए और बी का जो रेशो कितना हो 25:4, यानी कि हम कह सकते हैं 2021 का जो रेशो है किसका, ए और बी का, वो कितना है 25:24, ये, ठीक। अब 25:24 है, 2021 की टोटल इनकम कितनी है, इतनी, ये, यानी 25 और 24 कितने 49, तो कह सकते हैं जो 49 की वैल्यू है, तो 49 की वैल्यू कितनी दी है, ये 7,05,600, ये। और हमसे क्या पूछा था 2021 की बी की आय बतानी है, यानी ये 24 की रेशो का मान बताना हमें। अब इसे हम मतलब कर लेंगे सोल्व, और इसे हम 49 से डायरेक्ट काट सकते हैं। देखो पहले हम 7 से काटेंगे तो क्या आएगा, यानी 7 एकम 7, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, 7 अट्ठे 56, यहाँ डबल 0, फिर 7 से काटेंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा, यानी एक रेशो का मान क्या आ जाएगा 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 और डबल 0, ठीक। इसमें कर देंगे हम 24 की मल्टीप्लाई क्योंकि हमें 24 रेशो का मान चाहिए, ठीक। तो 24 रेशो का मान क्या आ जाएगा, इधर लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा 24 की मल्टीप्लाई होगी इसमें 24 0, यानी डबल 0 तो लास्ट में आएगी, और 24 चौका कितना होता है 96, कुछ 6 का हासिल 9, फिर 24 चौका 96 और 9 105, को 5 का हासिल 10, 24 एकम 24 और 10 34, तो ये आ गई बी की इनकम 2021 की, ठीक। तो जो कि दिया है ऑप्शन डी में ये रहा, तो ऑप्शन डी दी हमारा करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं ये हमारा बेसिक मेथड, यानी बेसिक से हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। अब देखो मैं इसका थोड़ा शॉर्ट तरीका बताता हूं किस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यानी ए और जो बी की 2020 का जो रेशो दिया था इनकम का वो कितना दिया था, यानी 5:4, ये दिया था 5:4, ठीक। और 2020 की व्यक्ति 2020 और 21 की ए का रेशो क्या दिया था,
यानी ए का रेशो 2020 का और 2021 का, वो दिया था 4:5, यानी कि 4:5, और बी का कितना दिया है 2:3, 2:3। अब देखो हम डायरेक्ट रेशो कैसे निकालेंगे 2021 का, दोनों का, यानी 2021 का हमें ए और बी का इनकम का रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो 2021 का ए का रेशो कितना है 5, ये ठीक 5 है। अब ध्यान रखना 2020 का था 4, ठीक, और यहां था 5, तो 4 जाएगा नीचे और ये वाला जो 5 था ये आएगा ऊपर, ठीक, रेशो ये ए का है, इधर आएगा बी का, ठीक। तो बी का 2021 का कितना 3, ठीक, 2021 का कितना 3, 2020 का है 2, तो 2 आएगा ये नीचे, और जो हमारा रियल था वो कितना था 5, वो 4 सॉरी 4 आएगा ये ऊपर। तो अब सीधा रेशो निकाल सकते हैं 2021 का, ए और बी का, इस प्रकार कर लेंगे हम। अब यहां से सोल्व करेंगे, 5 पंजे 25, ठीक, नीचे आ जाएगा 4, 3 चौक 12, नीचे आ जाएगा 2, ठीक। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 2, 2 जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा, इधर बचेगा खाली 25, अनुपात 2 इधर जाएगा, तो 12 दूनी 24। तो ए और बी का रेशो कितना आगा 25:24, जो कि हमारा देखो यहां भी यही आया था 25:24, ये रहा, ये भी यही आया था ना, देखो यहां भी यही आया था, ये आप देख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, बस इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक। तो क्या ध्यान रखना है, यानी कि देखो मैं दोबारा बताता हूं आपको, 2021 का निकालना ए और बी का रेशो, और हमें इनका यानी कि इंडिविजुअल का दिया है 2020 और 21 का, और 2020 का दिया है, बस। तो हम क्या करेंगे 2021 का निकालना है ना, तो 2021 का देखो ए का कितना 5 और बी का कितना 3, तो 5 और 3 तो ये लिख लिया, ठीक। अब 2020 का देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये वाला 4 जाएगा नीचे और 5 आएगा ऊपर, ये वाला, ठीक। इसी प्रकार यहाँ 2 है, 2 आएगा नीचे, और ये वाला जो बी का यहाँ 4 है, 4 आएगा ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखना, बस ये जो मैंने किया है इस बात का ध्यान रखना है, बस। अब देखो मैंने कैसे किया है मैं आपको बताऊं, मैं इसे समझा भी सकता हूँ ये कहाँ से हमने किस प्रकार लिखे हैं, ठीक। और चलो मैं बता ही देता हूँ ये किस प्रकार लिखे हैं हमने। हालांकि आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिससे कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक, मतलब मैंने बता दी ये इस प्रकार लिखने हैं आपको, लेकिन उनके दिमाग में कीड़ा रहेगा, वो मतलब सोचते रहेंगे किस प्रकार लिखे, कहाँ से आई है, क्योंकि हर कोई चीज ड्राइव होकर आती है ना, ऐसी थोड़ी हवा में आ जाती है। देखो अगर इनकी जो 2020 की जो इनका ए और बी का रेशो है इनकम का 5x और 4x मान लेंगे हम, ये ठीक, इसे मान लेंगे हम क्या 4y 4y और 5y, ठीक। इसे इसके पीछे लगा लो, मतलब कुछ भी p लगा लो, यानी 2p और 3p। देखो 5x और 4y बराबर है हमारे, क्योंकि 2020 की वो है ना, 2020 की इनकम इतनी और 2020 की ये भी इनकम इतनी, ये तो बराबर होने चाहिए ना। तो यहां से अगर हम यानी 5x बराबर 4y लिखेंगे, ठीक। अब देखो 4 जाएगा इधर, यानी कि 5/4, इधर x है इक्वल टू आगा y, और हमें चाहिए 5y की वैल्यू, यानी 2021 की इनकम। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5/4, ये x है, इधर क्या आ जाएगा 5y, तो किसकी वैल्यू आ गई 5y की, ये। अब देखो इसी प्रकार इसे करेंगे बी के लिए करेंगे। अब देखो 2p ये 2020 की इनकम है, ये 2020 की इनकम बी कितनी है 4x, तो यानी कि 2p जो है हमारा किसके बराबर है 4x के बराबर है, ठीक। और हमें 2021 की इनकम चाहिए जो कि है 3p, तो हमें 3p का मान निकालना है। देखो p यानी 4x/2 पहुंच जाएगा इधर, और दोनों तरफ क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक।
जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4/2x, ये आ गई। आगे मतलब ये 2021 की ए की इनकम है, ये 2021 की बी की इनकम है। अब अगर इनकम रेशो निकालें, देखो यही आया ना, 5 मल्टीप्लाई 5/4, 5 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक। यहां से इसकी इनकम कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 4/2, 3 मल्टीप्लाई 4/2, यही आई है ना। तो देखो मैंने ड्राइव करके बता दिया कि ये चीज कहां से आई है, लेकिन ये आपको बस इतना ध्यान रखना है बस, और आपको सीधा करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए। देखो इसमें कह रहा, देखो करना क्या है, प्रैक्टिस सेट थोड़ी है, मतलब मैं कीजिए अगर बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आपको करना है, क्योंकि ये तो सिलेबस है, ठीक। ये फाउंडेशन बैच का हमारा परसेंटेज चैप्टर है, तो इसमें तो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको सीखना है सिर्फ। इसमें कह रहा है कि एक वर्ष पहले ए, बी और सी के वेतन के बीच का अनुपात ये है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके वेतन का व्यक्तिगत अनुपात ये दिया है, तो यदि उनके वर्तमान वेतन का योग ये है तो वर्तमान में ए का वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखो, यानी ए और ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी एक वर्ष पहले का अनुपात है ये कितना, 3:4:5 ये दिया है, ठीक। अब उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का व्यक्तिगत अनुपात भी दिया है ये, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, यानी लास्ट ईयर का रेशो, लास्ट ईयर का रेशो और प्रेजेंट ईयर का रेशो, तो ए का कितना है 4:5 ही, और बी का कितना है 2:3, ठीक। और सी का कितना है 3:4, ये। अब देखो उसी तरीके से करेंगे जो तरीका मैंने आपको बताया था, नहीं तो अब बेसिक तरीका क्या है इसका, इन रेशो को हमें करना पड़ेगा इक्वल बस, ठीक। इक्वल कैसे करेंगे, देखो ये लास्ट ईयर का रेशो, जैसे ए का यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ बी का 4 है, यहाँ 2 है, इसे इक्वल करना पड़ेगा। सी का यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसे इक्वल करना पड़ेगा। तो ये है इसका बेसिक तरीका। अब देखो जो मैंने पीछे कंसेप्ट बताया था, यानी शॉर्ट मेथड, उसके तहत करेंगे, यानी कि हमें निकालना है जो प्रेजेंट ईयर है, यानी इसका रेशो निकालना है ए, बी और सी का, ठीक। प्रेजेंट ईयर का किसका, ए रेशो बी रेशो सी। देखो ए मतलब प्रेजेंट ईयर का रेशो कितना है 5 ए का, ठीक। और लास्ट ईयर का कितना था उसका 4, और एक्चुअल में कितना था 3, तो 4 जाएगा नीचे और 3 रहेगा ऊपर, यानी कि 3/4 से हो जाएगी इसमें मल्टीप्लाई रेशो। बी का कितना है 3, ये जाएगा 2 नीचे, और ये बी का यहाँ रियल था, ये जाएगा 4 ऊपर, यानी कि 4/2 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक। सी का कितना था 4 मल्टीप्लाई किससे होगी, देखो 3 जाएगा नीचे, और यहाँ था 5 रहेगा ऊपर, यानी 5/3, ये। अब ये ए बी सी के जो प्रेजेंट ईयर है उसका अनुपात आ गया। अब इसे सोल्व कर लेंगे बस, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5×3=15/4, 3×4=12/2, और यहाँ 4×5=20/3। अगर हम 4, 2 और 3 का एलसीएम ले, वो क्या आएगा 12, ठीक। तो यानी कि हमें नीचे से वैल्यू खत्म करनी है, तो क्या करेंगे 12 से कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें होगी तो 4×3=12, ऊपर बचेगा 3, 15 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 15×3=45, यहाँ जाएगा 45, ठीक। इसे 2 से 2 × 12, ऊपर बचेगा 6, 12 की जब 6 में होगी तो 12×6=72, यहाँ जाएगा 72, 3 से काटेंगे 3×4=12, 20×3=60, यहाँ जाएगा 60। अब देखो ये आ गया हमारा ए बी और सी का प्रेजेंट ईयर का रेशो आ गया बस, ठीक। अब ये आ गया, अब हमें इनका योग कितना दिया था, ये 78,800, इन्हें अगर जोड़े हम तो 2 और 5 7, यानी 2 और 5 7, 6 7 6 13 4, यानी कि 7 4 11 6,
यानी कि 3, ठीक भी करा हमने, 3 चौक 12, 20 चौक 80, हाँ यहाँ गलती है, 3 चौक 12, 20 चौक 80, यहाँ 80 आएगा, ठीक। और हम जोड़ेंगे तो 2 और 8 7 15 4 19, ये आएगा 197, यही आएगा ना, 7 4 11 8 19 और 5 और 2 7, हाँ। तो 197 की वैल्यू कितनी दिया हमें, यानी 197 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 78,800। ये हमें क्या निकालना है, ए का वेतन निकालना है वर्तमान में, तो ए का वेतन कितना है 45, तो हमें 45 का मान निकालना है बस। देखो ये 4 7 28 19 चौक 76, यानी सीधा सीधा 4 से कट रहा है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, हमें निकालनी है 45 की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 45 से मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ जाएगा 45 और 45 चौका 180, तो यह आ जाएगा 18,000, तो 18,000 किस में दिया, ये रहा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में तो आ रहा होगा। अब देखो कुछ मतलब अब करते हैं परसेंटेज ट्री के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि देखो सीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर और शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है, वह शेष आय का 40% बचाती है, यदि उसका मासिक वेतन 27,500 है तो वह प्रति माह कितनी बचत करती है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसका मतलब मासिक वेतन तो दे दिया 27,500, ये 27,500 दे दिया, उसका मासिक वेतन ये रहा। अब उसने क्या बोला, यानी मासिक आय का 35% वो खर्च करती है खाद्य वस्तुओं पर, जो उसने 35% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 65%, तो 65% को हम क्या लिख सकते हैं 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, यानी कि 13/20, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और शेष का, शेष यही तो बचा, शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है, जब शेष का उसने 15% कपड़ों पर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 85%, यानी 85% को हम लिख सकते हैं 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100। अब कह रही है मतलब वह शेष आय का 40% बचाती है, ठीक। तो शेष आय ये बची, तो इसका 40% वो बचाती है, 40% का मतलब 2/5, ये। अब हमें क्या बताने है, बचत ही बतानी है, यानी कि इसे सोल्व कर लो बस, और क्या करना है हमें। अब देखो ना सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 1 खत्म, 2 से ये 2 खत्म, ठीक। नीचे भी हम कुछ खत्म नहीं करेंगे क्योंकि 20 पंजे 100 बन जाएगा नीचे, 13 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो 13 0 0, 13 पंजे 65 को 5 का हासिल 6, 13 7 91, 6 97 को 7 का हासिल 9, 13 दूनी 26 और 9 35, अब मल्टीप्लाई यहाँ कितना 17 और नीचे क्या आ जाएगा 20 पंजे 100, और इसे सोल्व करेंगे फिर 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 17 0 0, 17 पंजे 85 को 5 का हासिल 8, 17 सत्ते 119 और 8 127 को 7 का हासिल 12, और 17 पंजे 85 और 12, 97 को 7 का हासिल 9 और 17 51 और 9 60, और नीचे 100 है हमारा। अब देखो यानी कि यहाँ आ जाएगा पॉइंट, 2 जीरो अगर खत्म करेंगे नीचे से तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 607 और फिर 7 है 0.5, तो किसमें दिया है ये रहा, यानी ऑप्शन ए इज दी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं आराम से, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है, बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है, वह राशि का 90% खर्च करता है और उससे 17 रुपए बचते हैं, तो पिता की मासिक आय बतानी है। देखो फादर की हमें इनकम बतानी है बस, तो फादर की इनकम हमने मान ली एफ, ठीक है। अब इसने क्या बोला, उसने 8% अपने दोनों बेटे को दिया, तो फादर की जो इनकम है टोटल एफ है, तो उसने 8% दिया, यानी 8/100 इतना इनकम दिया उसने अपनी, यानी इतनी इनकम उसने अपने बेटे को दी है। अब इसने क्या बोला, जो बड़े बेटों को इनकम मिली है वो मिली है 85%, ठीक। तो 85% मिली, यानी बड़े बेटे को इनकम मिली है 85%, तो हम क्या लिख सकते हैं 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100, यानी इतनी मिली है, तो ये बड़े बेटे को इनकम मिली है इतनी। अब उसने 90% कर दिया खर्च, तो बचेगा कितना उसके पास 10%,
और हम 10% की वैल्यू निकालें, यानी कि 10/100, ये आ गई उसकी बचत टोटल, जो कि कितनी है, 17 रुपए। ये बस अब इसे सोल्व कर लो, यहां से हमारी फादर की टोटल इनकम आ जाएगी जो भी थी। अब इसे देखो सोल्व करेंगे, 17 से ये 17 खत्म, ठीक है, और इसे हम काटे, देखो 1 0 से 1 0 ये खत्म, ये 8 है, यानी 2 चौक 8, और यहाँ 5 चौक 20, और 2 से काटेंगे यानी कि 50, 5 पंजे 25, और 1 0 ये, तो यहाँ क्या हो जाएगी, फादर की जो इनकम कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। 2500 किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं, मतलब इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन, ये आपको मतलब एक एक लाइन में हो जाते हैं, इसे बोलते हैं ट्री मेथड परसेंटेज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो इसमें कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें कला की हैं और शेष में से 50% इतिहास की हैं, शेष में से 30% संस्कृत की है और शेष इतने पुस्तकें उर्दू में हैं, तो पुस्तकों की कुल संख्या बतानी है। तो जो टोटल बुक्स हैं, मतलब उन्हें मान लिया हमने, टोटल किताब मान लिया हमने बी, यानी बुक्स जितनी भी टोटल है। अब इसने देखो क्या बोला, 20% पुस्तकें कला की है, तो 20% जब पुस्तकें कला की है, तो अगर कला की हम हटा दें तो बचेंगे टोटल 80% बुक, यानी 80/100, ये कला की हटा दी अगर हमने। अब कह रहा है शेष में से, यानी कि शेष में से जो बची है 50% इतिहास की, अगर इतिहास की भी हटाएं तो 50% बचेंगी, 50% को हम 1/2 या 50/100 कुछ भी लिख लो, ठीक। अब कह रहा है शेष में से 30% संस्कृत की है, जब संस्कृत की भी अगर हम हटा दें तो बचेंगे 70%, तो शेष का अगर 70% निकालें तो वो ये आएगा, ठीक। तो जो शेष बची हैं ये पुस्तकें उर्दू की हैं, ये यानी शेष यही बची हमारी, तो ये जो है ये इतनी बची 12,600, ये तो ये उर्दू की है। बस इसे सोल्व कर लेंगे और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछी है, पुस्तकों की टोटल संख्या पूछी है, बस। अब देखो इसे सोल्व करते हैं, 1 0 2 0 और 3 0 ये खत्म, ठीक है। अब 5 दूनी 10 ये भी खत्म, इसे काटेंगे 2 चौक 8, यहां बचेगा 4, ठीक। और 7 से इसे काटे, यानी कि देखो पहले इसे लिख लो, यानी b × 4 × 7, नीचे कितना हमारा 100, ठीक, और इधर कितना 12,600, ठीक। समझ में तो आ रहा होगा आपके। इसे पहले 7 से काटें, देखो 7 एकम 7, फिर 7 8 56, क्या आ जाएगा 1800, फिर 4 से अगर इसे काटेंगे 1800 को, तो यानी 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, आ जाएगा 450। अब 100 जाएगा इधर, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000, ठीक है, क्योंकि 2 0 नीचे भी थी हमारी। तो टोटल बुक्स कितनी आ गई, 45,000। तो 45,000 किसमें दिया है, देखो ऑप्शन में तो है नहीं 45,000, या तो हमने कहीं मिस्टेक की है, ऑप्शन ही गलत है। तो एक बार मैं चेक करता हूं, टोटल बुक्स, ठीक, 20% निकाल दी, बची 80%, 50% बची, फिर शेष का 30% निकाल देंगे 70%, तो इतनी बचेंगी 12,600। ऐसे हम सोल्व करेंगे, तो 3 0 से 3 0 हमने खत्म कर दी थी, 5 दूनी 10, 2 से 4, तो 4 × 7, ठीक है, 7 से काटा 1800, ठीक कटा, 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 485 आएगा इधर, तो देखो यही आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन में हमारी गलत टाइप हो गई है, तो आप किसी को लिख सकते हो, यानी कि क्या 4500, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो इसमें कह रहा है मोहन ने अपनी आय का 20% भोजन पर, 40% कमरे के किराए पर खर्च किया और वह शेष राशि बचाता है, अगर उसकी बचत इतनी है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो आप फिलो में से ऐसे ही मत करने लग जाना, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। कैसे, ये शेष का नहीं कह रहा, मतलब ये कह रहा है कि मोहन ने अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च किया है और 40% कमरे के किराए पर, मतलब ये नू नहीं कह रहा कि 20% भोजन पर खर्च कर दिया और शेष का 40%, इस बात का ध्यान रखना, शेष का 40% नहीं कह रहा। यानी कि अगर मानो उसकी आय 100% है टोटल, तो उसने 20% कर दिया भोजन पर खर्च, ठीक, और 40% कर दिया उसने कमरे के किराए पर खर्च, तो 20 और 40 60, तो बचेगा कितना, यानी 40% ही बचा,
तो 40% तो बचत करता है, जो कि ये, यानी 40% की वैल्यू दिया हमें ये 12,250। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसकी मासिक आय तो निकालनी है हमें, इनकम। जी, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहां आ जाएगी 4%। 4% की वैल्यू ये हमें निकालनी है। 100% की वैल्यू तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई। 25 चौका 100, तो यहाँ का 100%। 25 के करेंगे 25 पंजे 125 को 5 का हासिल 12, 25 दूनी 50, 12 62 को 2 का हासिल 6, 25 दूनी 50, 6 56 को 6 का हासिल 5, 25 से कम 25 5 30। तो टोटल इनकम कितनी आ गई, 30,625। तो 30,625 देखो इसमें भी नहीं दी। ऑप्शन क्या गलत टाइप हो गए। देखो हम इसमें गलत ना, क्वेश्चन की मतलब टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। कैसे, देखो इंग्लिश में ठीक दिया ये रहा 12,000, तो जो टोटल इनकम है हमारी 12,000 है। अगर हम 12,000 लेकर करें तो देखो जब आ सकता है, यानी 40% की वैल्यू अगर 12,000 दी है, ठीक, जैसे सीधा काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 4 या 12, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, और 100 या 300, मतलब ये आ जाएगा 30,000। तो 30,000 किस में दिया, ये रहा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो थोड़ा ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहाँ कितना 12,000 है, तो इसे 12,000 कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक आदमी अपने वेतन का 28% भोजन पर खर्च करता है, और शेष में से वह 1/6 भाग किराए पर खर्च करता है, और 3/8 भाग अपनी माँ को भेजता है। यदि उसके पास 5280 बचते हैं, तो उसने अपनी माँ को कितनी राशि भेजी। देखो इसमें कह रहा है कि अगर उसके पास 100% है उसकी इनकम, 28%, यानी 28% जो है उसने कर दिए भोजन पर खर्च, यानी फूड पर। अब ये क्या कह रहा है, शेष में से अगर शेष निकाल दो, यानी 100 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 72। तो 72% उसके पास इनकम बचेगी। अब ये कह रहा है 72% में से 1/6 तो वो किराए पर खर्च कर देता है, यानी 72 का अगर मैं 1/6 निकालूंगा, यानी इस प्रकार 72 का अगर मैं 1/6 निकालूंगा तो 6 से काटूंगा 12 बार, 12 6 72, तो कितना आ जाएगा 12। तो यानी 12% जो है उसने कर दिया रेंट पर खर्च ये, और बचेगा कितना, फिर क्या कह रहा है 3/8 भाग वो अपनी माँ को भेजता है। 72 का अगर मैं 3/8 निकालूंगा, ये 8 नहीं 72 9 27, तो कितना आएगा 27। ठीक, यानी 27% वो भेजता है अपनी माँ को, यानी मदर को। अब बचेगा उसके पास कितना, 7 2 9 और 2 1 3, नहीं 39 उसने खर्च कर दिया। टोटल थे 72, 12 में से 9 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 3, यानी 33। अब उसके पास बचा कितना, तो 33% उसके पास बचेगा ये, जो कि सेविंग है। अब देखो इसने क्या बोला था, इतना वो बचाता है 5280, मतलब 33% की वैल्यू कितनी है ये, तो 33% की वैल्यू कितनी है 5280। अब हमसे क्या पूछा था, अपनी माँ को उसने कितनी राशि भेजी, अपनी माँ को भेज रहा हो 27%, तो 27% की वैल्यू निकालनी है बस। ऐसे हम 3 से काटेंगे तो 11 3, हाँ 11 से काटेंगे, 11 3 33, इसे काटेंगे यानी 11 चौक 44, फिर 8 बचेगा, 11 8 88, ये 480 आ गया। हमें निकालनी है 27% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 3 27, इधर क्या आ जाएगा 27%। 9 से इसमें करेंगे 9 0 0, 9 8 72 को 2 का हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 43, तो कितना भेजता है अपने माँ को, इतना 4320, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका मैं बताऊं, आप चाहते तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका तो कोई वैसे यूज नहीं है। अब देखो मैं बताता हूं कैसे। जो 28% उसने काय पे खर्च करी थी, भोजन पर। अब मैं भोजन को हटा के बात कर रहा हूं, यानी कि भोजन के उसने 28% खर्च कर दिए, उसके पास बची x रुपए। जब 28% खर्च करने के बाद उसका बोला था इसने कि
शेष में से वह 1/6 भाग किराए पर खर्च करता है, 3/8 भाग अपनी माँ को भेजता है। अब देखो, यानी 1/6 भाग किराए पर और 1/8 भाग रेंट पर। 6 और 8 का अगर हम एलसीएम ले तो आएगा 24। तो हम कह सकते हैं क्या, 24 उसकी हमने वैल्यू ले ली, यानी इनकम कब, जब 28% उसने खर्च कर दिया भोजन पर, उसके बाद की 24 रुपए उसके पास बचे हैं मानो। तो 1/6, जो इसका 1/6 निकालेंगे तो 6 चौक 24, 4, तो 4 रुपए खर्च कर दिए उसने रेंट पर, ठीक। और 3/8, जब इसका 3/8 निकालेंगे तो 8 या 24 और 3 या 9, तो 9 आएगा। तो 9 भेजता है अपनी माँ को, ठीक है। अब बचेंगे कितने, 9 4 13, 24 में से 13 जाएगा तो 11, तो 11 बचेंगे। अब देखो 11 की वैल्यू कितनी दी है, वो 5280, यानी ये 5280, ये 11 की वैल्यू है, हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो 11 से अगर हम इस काटें तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, ये आ गई 480। दोनों तरफ क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई, 9 की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। तो क्या आ जाएगी, 9 0 0, 9 अट्ठे 72 को 2 कहां से 7, 9 चौक 36 और 7 43। तो चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि कुल टॉफी में से 1/10 बर्बाद हो जाती है, शेष का 35% एस को दिया जाता है और कुल का 1/भाग एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियां बर्बाद हुई टॉफियों से 10 अधिक है तो एस को कितनी टॉफियां दी गई। देखो जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ने पर जब किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक। हार्ड नहीं है ये, बहुत बच्चों को वैसे ये हार्ड लग रहे होंगे क्वेश्चन, तो हार्ड नहीं है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ठीक। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये थोड़ा टॉपिक जो हमारा हार्ड लेवल का है, थोड़ा मतलब अच्छे लेवल है इसमें, इस क्वेश्चन इस टॉपिक में। चाहता तो मैं छुड़वा भी सकता था इस टॉपिक को, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि जब परसेंटेज अगर मैं करवा रहा हूँ तो परसेंटेज में मैं सारे टॉपिक करवाऊंगा जो भी आते हैं एग्जाम में। देखो इसमें कह रहा है कुल टॉफी में से 1/10 बर्बाद हो जाती है। जो कुल टॉफी है हमने मान ली एक्स, टोटल टॉफी मान ली एक्स, ठीक है। तो कह रहा है 1/10 तो बर्बाद हो जाती है, तो जब एक्स का एक निकालेंगे 1/10 क्या आ जाएगा ये, ठीक। तो ये हो जाती है, ये है बर्बाद टॉफी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, शेष का 35%, तो शेष का 35% मतलब जैसा एक्स था 1/10 होगी बर्बाद, तो बचेंगे कितनी 9/10 ये, तो ये शेष इसका 35% एस को दिया जाता है। अगर मैं इसका 35% निकालूं तो 35/100, यानी 7 पंजे 35 और 20 पंजे 100 ही आ जाएगा, तो ये दिया जाता है एस को, ये है एस की। अब क्या कह रहा है, और कुल का 1/8 भाग एन को दिया जाता है, तो यानी कुल का 1 यानी कुल थी एक्स, तो इसका 1/8 भाग, ये 1/8 भाग दिया जाता है एन को, यही कह रहा है। यदि एन वाली टॉफियां बर्बाद हुई टॉफियों से 10 अधिक है, बस मतलब अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि एन वाली टॉफियां, यानी एन वाली टॉफियां ये है क्या, यानी x/8 लिख सकते हैं हम इसे, यानी ये x/8, ये जो है जो बर्बाद हुई टॉफियां उससे 10 अधिक है, बर्बाद जो टॉफी x/10 ये उससे कितनी है 10 अधिक, बस ये यही तो बोल रहा है। अब इसे सोल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, x/10 आएगा इधर, यानी x/8 माइनस x/10, इधर क्या है 10, ठीक है। एल्सियम नीचे ले लेंगे 40, 8 पंजे 40, ऊपर बचेगा 5x, यहाँ बचेगा 10 चौक 40, 4x, नीचे क्या है 40, इधर क्या है 10, 5x में से 4x जाएगा, क्या बचेगा खाली x, यानी x और नीचे क्या है 40, नीचे 40 है, 40 जाएगा इधर तो हो जाएगा 400, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, तो यहाँ से हमारी क्या आ गई x की वैल्यू आ गई 400, यानी कि टोटल टॉफी आ गई। अब हमसे क्या पूछा था, s को कितनी टॉफी मिली,
देखो एस को मिली है इतनी टॉफी, यहाँ 400 वैल्यू पुट कर देंगे बस, ठीक। यानी एस को कितनी मिली है, इतनी टॉफी मिली है, ये यहाँ 400 पुट करेंगे, यानी कि 400 मल्टीप्लाई 9/10 और 7/20, 9/10 मल्टीप्लाई 7/20, 20 धाम 200, 200 काटेंगे तो 200 दूनी 400 यहाँ आएगा, यानी इन दोनों को काट के यहाँ बचेगा 2, 2 ने 18, 18 सत्ते 126, तो ये आगा ऑप्शन ए। तो कितना आगा हमारा 126, ठीक है। तो समझ में तो आ रहा होगा आपके। अब देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा ये वेन डायग्राम वाला, ठीक। इससे भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब वेन डायग्राम जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं परसेंटेज पर, ठीक। हालांकि ये सेट थ्योरी का ही पार्ट होता है, ठीक। यानी समुच्चय सिद्धांत, जो समुच्चय सिद्धांत होता है, तो चाहता था मतलब मैं इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ लगभग, मतलब अगर मैं सेट थ्योरी जितना भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, तो 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, उसमें सारी चीज समझा दूंगा, लेकिन मैं यही समझा दूंगा इसे, ठीक। मतलब कुछ थोड़ी देर में यही समझा दूंगा, जो जो हमारे क्वेश्चन मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है तो वो समझा दूंगा मैं इसमें, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना मैंने वही लिए हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। यानी इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे यानी चाय को पसंद करने वाले व्यक्ति यानी कि टी है, टी को पसंद करने वाले व्यक्ति है मान लो 50, ठीक। और कॉफी है, कॉफी को पसंद करने वाले व्यक्ति है 60, और दोनों को जो पसंद कर रहे हैं वो है 10, ठीक। तो हमें बताना है जैसे मतलब कम से कम यानी कि किसी एक चीज को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं। अब देखो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 45% गणित में असफल रहे, ठीक है। यदि दोनों विषयों में कुल 17% फेल हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या था, ये बताना है हमें। अब देखो चाहो तो मतलब इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक। पर लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, जिन्होंने पहले पढ़ रखा था उसे सीधा कर देंगे बस, कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूले के माध्यम से भी कर देते हैं इसे, इस प्रकार। यानी कि जैसे मैं बताऊं, यानी 52% उम्मीदवार फेल हुए, यानी कि नंबर ऑफ ए है 52% ये, ठीक। और नंबर ऑफ बी जो है वो कितने हैं 45%, ठीक। अब दोनों में जो फेल हुए, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी वो कितने हैं 17%, ये हमें निकालना है दोनों विषय में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, यानी कि हमें निकालना है यानी ए यूनियन बी, ये निकालना है ए यूनियन बी। हालांकि मैं बता रहा हूँ मतलब थोड़ा आपको ये मतलब समझ में आए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, मैं वेन डायग्राम से करूंगा वैसे। वैसे इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ये माइनस क्या करेंगे नंबर ऑफ मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन कह दो या इंटीग्रेशन भी कह देते हैं, ठीक। तो ए कितना मतलब 52% ये, प्लस ये 45 माइनस 17, ठीक है। और ये जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 5 4 9 97, 97 से अगर मैं 17 घटाऊंगा तो बचेगा 80। तो 80 क्या है हमारे 80 आएंगे, फेल की बात चल रही है ना, इस बात का ध्यान रखना, फेल की बात चल रही है। तो कम से कम मतलब ए यूनियन बी का मतलब है वो विद्यार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में ना फेल हुए हैं, तो कितने आ गए हमारे 80% आ गए। तो हमें देखिए निकालना है जो दोनों विषयों में पास हुए हैं ये, तो जब यानी किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं वो है 80%, तो अगर मैं 100% में से 80% घटा दूं तो 20% वही बचेंगे जो दोनों विषय में पास हुए हैं, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब अगर आपके फॉर्मूला याद रहता है तो ठीक, नहीं तो आप वेन डायग्राम से कीजिए। अब मैं उसी से ही बताता हूं। अंग्रेजी और गणित, ठीक। तो ये है हमारा मैथ और ये है इंग्लिश, ठीक है। तो मैथ में कह रहा है वो 52% फेल हुए, यानी मैथ में कितने फेल हुए हैं 52%, और इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं 45%, ठीक है। अब देखो, अब उसने बोला जो यानी कि ये फेल का, ये जो हमारा चार्ट है ये फेल का है,
इस बात का ध्यान रखना। ये है कॉमन, जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो कितने दिए हैं? 17%। ठीक, हमें निकालना है, पहले निकालेंगे हम मतलब वो विद्यार्थी निकालने जो दोनों में मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए हैं। कम से कम एक सब्जेक्ट का मतलब यानी ये हमें ये निकालना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? अब देखो 52% से टोटल है ये, अब 17% ये है। ठीक, तो 52 में से अगर मैं 17 घटा दूं यानी कि 12 में से 7 जाएगा 5। ठीक, यहाँ बचेगा 4 में से एक जाएगा 3, तो 35%। तो 35% कौन से आगे? जो ओनली मैथ में फेल हुए हैं। ओनली मैथ का मतलब ये, यानी ये, और यहां से अगर मैं यानी ये वाले, ये है ओनली मैथ्स। अगर मैं ओनली इंग्लिश का निकालूं तो देखो टोटल है, यानी इसमें 45% फेल हुए हैं इंग्लिश में, तो इसमें वो भी तो कैंडिडेट शामिल हैं जो मैथ में फेल हुए होंगे। अगर मैं उन्हें हटा दूं, 17% को हटा दूं, तो 45 में 17 जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8, 15 में 7 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, तो आ गया 28%। तो 28% कौन से आगे? यानी कि जो इंग्लिश में खाली फेल हुए हैं, यानी ओनली इंग्लिश में जो फेल हुए हैं। अब देखो हम निकाल सकते हैं, यानी इतना तो आ गया, ये 35% आगे जो खाली मैथ में फेल हुए हैं, और ये आगे इंग्लिश में यानी कि जो 28% फेल हुए हैं। अब मतलब जो इंग्लिश में फेल हुए हैं वो आ गया 28%, और जो दोनों में फेल हुए हैं वो है 17%। अगर हम तीनों को जोड़ दे, ठीक, यानी 35 प्लस 17 प्लस 28, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 7 15, 5 20 की जीरो हासिल, 2 2 और 1 3 6 2 8, तो आ गया 80%। तो 80% आगे कैंडिडेट फेल। ठीक, तो यानी ये आगे इतने बच्चे ये फेल वाले हैं सारे, तो ये आगे 80%। ठीक, और ये टोटल है, यानी टोटल जो चार्ट है 100% का है। ठीक, और जो ये यहाँ वाले यानी जो खाली बच रहा है ये, तो ये कैंडिडेट वो होंगे जो पास होंगे। ठीक, तो इसके अंदर जो है वो कितने हैं? 80% जो फेल हुए हैं, तो टोटल है 100%। 100 में से घटाऊंगा 80, तो 20% बच्चे कौन बचेंगे? जो दोनों में पास हुए होंगे, यानी बोथ। ठीक है, तो इस प्रकार करना है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मतलब मतलब ऐसे क्वेश्चनों में किस किस कैसे क्वेश्चन पूछता है, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। या तो कभी कभार ऐसे पूछ लेता है कि ओनली वो बताओ जो मैथ में फेल हुए हैं, कभी कभार पूछ लेता है कि ओनली वो बताओ जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, या ऐसे पूछ सकता है कि मैंने लिया है वैसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। देखो ये रहा क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया है, इसमें जो सारी संभावना होती है क्वेश्चन पूछने की वो सारे ले लिए मैंने, इसमें लगभग 8-9 क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये वेन डायग्राम वाले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए। इसमें कह रहा है कि 2 विषयों गणित और अंग्रेजी की परीक्षा में कम से कम एक विषय में 39.5 छात्र फेल हुए, अंग्रेजी में 15% छात्र फेल हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, तो देखो इसमें मतलब वेन डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। कैसे? ये कह रहा है कम से कम एक विषय में इतने परसेंट छात्र फेल हुए। ठीक, कम से कम। ठीक, हमें निकालने जो दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में पास हुए हैं। ठीक, अगर 100% टोटल स्टूडेंट है, 100% में से वो बच्चे निकाल दो जो कम से कम एक विषय में तो फेल हुए हैं। कम से कम एक विषय का मतलब यानी एक विषय में फेल हो सकते हैं और दोनों विषय में फेल हो सकते हैं, यानी कि जो फेल तो हुए हैं किसी ना किसी में। ठीक, जो कि दिया है ये रहा 39.5 ये। ठीक, अगर मैं इन्हें निकाल दूंगा तो हमारे बच्चे कौन से बचेंगे? जो पास हुए हैं, जो दोनों में ही पास हुए होंगे। अगर मैं 100 में से 39.5 घटाऊं तो कितना बचेगा? 60.5%। तो ये वो बच्चे हैं दोनों में ही पास होंगे, जो कि दिया है ना ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं इसका डायग्राम कैसे बनता, वो भी समझ लो आप। ठीक, ये है मैथ, ये है इंग्लिश। ठीक, मानो ये ए या बी या सी मान सकते हैं। इसने कहा कम से कम एक विषय में इतने बच्चे फेल हुए, ये हमारा काय का चार्ट है फेल का। ठीक, तो यानी कम से कम एक विषय में, कम से कम एक विषय का मतलब है ये
यानी ये इतने, ठीक, यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी कितने हैं 39.5 ये। अब अंग्रेजी में कितने हुए 15% छात्र फेल हुए, अंग्रेजी का मतलब ये, यानी पूरा आएगा इंग्लिश बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना दिया है 15%। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी ऐसे एग्जाम इस क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है, जो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र है। दोनों विषय में कौन से उत्तीर्ण छात्र है, देखो ये जो एक खाली पार्ट बच रहा है ना, इसे हम डी मान सकते हैं ये, तो ये वो छात्र हैं जो दोनों में पास होंगे, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है। और मैं अगर पूरे की बात कर लूं इसकी, तो ये अपना आप में 100% होता है, ठीक, यानी कि ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वो कितना होता है 100% पूरा, ठीक। अब हमें निकालना डी की वैल्यू जो दोनों में पास हुए, जबकि देखो ए बी और सी यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है 39.5 प्लस डी, इधर क्या 100%। अब देखो 39.5 घटाएंगे 100 में से तो क्या आ जाएगा वही 60.5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब मैंने सीधा बता दिया था डायरेक्ट, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ तो सीधा भी हो जाएगा ये, जो कि हमारा आ गया था ये 60.5%, ठीक है। तो मतलब वेन डायग्राम की अगर बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। हालांकि मतलब 3 सर्कल वाले भी होते हैं, इस प्रकार 3 सर्कल वाले भी होते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो में तो नहीं करवा रहा, अगर आप कहोगे तो मैं उसे भी करवा दूंगा, वो थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, ठीक है। इसमें जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो 2 वाले होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्या 3 या 4 से विभाज्य है। ये नंबर सिस्टम से ऐसा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं यानी वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं यानी वो नंबर सिस्टम में भी आते हैं, ठीक। इस प्रकार ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है और हम इसे कैसे करेंगे वेन डायग्राम से ही करेंगे, ठीक। और प्रोबेबिलिटी यानी जो हमारी प्रोबेबिलिटी यानी क्या बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता, तो प्रायिकता के भी क्वेश्चन बन जाते हैं वेन डायग्राम से, और हमारे इससे मतलब परसेंटेज के तो बनते ही बनते हैं। अब देखो ऐसा वेन डायग्राम से हम कैसे करेंगे। अब ये कह रहा है कि 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्या 3 या 4 से विभाज्य है। 2001 तक, तो पहले तो वो संख्या निकालें जो 3 से विभाज्य होंगी। 2001 तक ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य होंगी, यानी कि 2001 को अगर हम 3 से डिवाइड करें यानी 3 छिंग 18 फिर 3 छिंग 18 2 शेष रह जाएगा, तो 66 संख्या 2001 है, सॉरी। तो 3 छिंग 18 फिर 3 छिंग 18 फिर 3 सत्ते 21 ये आ जाएगा। तो 667 संख्या 2001 तक बोली है, तो इसलिए हमने 2001 को भी इंक्लूड किया है। कभी कभी वो बोल देता है, ठीक, मतलब ऐसे बोल देता है यानी 1 से 2001 के बीच की संख्या, तो उसमें हम 2001 को इंक्लूड नहीं करेंगे, खाली हम 2000 तक लेंगे, तो फिर इसमें हो जाती है 666 संख्या, ठीक है, क्योंकि 2001 3 से कट रहा है तो वो भी तो संख्या ये वाली ना कटता तो बात अलग है। तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि जो संख्या 3 से डिविजिबल है वो कितनी आई हमारी 667, ठीक है। अब जो 4 वाले निकालेंगे यानी 2001 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, ठीक। 4 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 फिर 500 आ जाएगा, तो ठीक। जो हमारी 4 से डिविजिबल है वो कितनी आ गई 500। अब देखो बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे, वो इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि इस प्रकार 7 और 6 6 5 11 1167 आ गया, वो इस प्रकार जोड़ देंगे और कहेंगे ये आंसर आ गया, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ संख्या तो ऐसी कॉमन है ना दोनों में आ गई। कॉमन कैसे? जैसे अगर 3 और 4 का हम एलसीएम ले 3 चौक 12, तो जो 12 है और जो 12 के मल्टीपल है तो 12 तो देखो इसमें भी आ जाएगा, यानी कि जब हम 3 का फैक्ट मतलब 3 की वाली संख्या लेते चलेंगे जो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 6 9 12 15, ठीक, 18 21 24 और 27, ये 3 वाली है। अगर हम 4 वाली लेते चलेंगे यानी 4 8 12 16 20 24, ठीक, 28, ठीक है।
अब देखो कुछ संख्या जैसे 12 देखो इसमें भी आ गई, 12 इसमें भी आ गई, ठीक है। जैसा 24 इसमें भी आ गई। अब देखो 12 ये रही, ठीक, और 24 ये रही। तो कुछ संख्या तो कॉमन है जो दो दो बार आ रही है, ठीक। तो वो संख्या में निकालनी भी तो पड़ेंगी, ठीक। तो वो संख्या कैसे निकलेंगे मैं वो बताता हूँ। क्योंकि जितना भी 12 जो संख्या 12 और 12 का मल्टीपल हो गई वो संख्या बार बार आ रही है, वो दो दो बार आ रही है, क्योंकि इसमें भी आएंगे, 3 में भी, 4 में भी, ठीक। तो हम वो संख्या निकाल लेंगे जो 12 यानी कि 2001 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 12 से डिविजिबल है वो निकाल लेंगे हम। ये 12 वाली निकालेंगे तो कितनी बैठेंगी, यानी 2001 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 12 कम 12 या 8, फिर 12 छिंग 72, फिर 12 छिंग 72, कितने आ जाएंगे 166। तो 2001 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 12 से डिवाइड होंगी, 12 कम 12, 12 छिंग 72, यानी 166 आया था। अब देखो आप कर सकते हैं, मतलब पहले इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 7 कितना आया 6, 6 5 11, ठीक। इसमें 166 संख्या दो बार आ गई होंगी, तो 166 को हम घटा सकते हैं। 7 में 6 जाएगा 1, 6 में 6 जाएगा 0, 11 में से 1 जाएगा 10। तो इतनी संख्या है 1001 जो 3 और 4 से विभाज्य होंगी। अब ये तो हमने कर दिया वैसे। अब देखो मैं बताता हूँ वेन डायग्राम से कैसे करते हैं, ठीक। ये वो संख्या है जो 3 से डिविजिबल है, ये वो संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, ठीक। और ये वो संख्या है जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 12 से कह सकते हैं हम, ठीक। तो वो कितनी संख्या निकल कर आई हमारी 667, ये 667। और ये कितनी आई हमारी निकल के 500, ठीक। और ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉमन संख्या जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होंगी। तो वो कितनी आई निकल के 166, ये। और हमें क्या निकालना है, यानी कि ये जो 3 और 4 से विभाज्य हो, यानी ये तो निकालनी है। क्योंकि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो दो बार ये वाला पार्ट आ जाता है, दो बार आ जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। देखो 667 में से अगर हम 166 घटाएं, यानी 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5। तो 501 कौन सी होगी, जो खाली 3 से तो विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। अगर इस 500 में से 166 घटाएं तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3। तो 334 कौन सी संख्या आ गई, जो खाली 4 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। अब इन्हें कर सकते हैं, मतलब हमें तो ये वाला पार्ट निकालना है ना, ये वाला, ये इन तीनों को जोड़ दो, इसको और ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक। यानी कि ये 501 प्लस 334 प्लस 166, ठीक। जोड़ेंगे 6 4 10 और 1, 11 को 1 का हासिल 1, 6 3 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही, और फिर हासिल का 1, 9 और 1 10 कि 0 हासिल 1, 1 और 3 4 5, 9 और 1 10, तब भी कितना है ये। तो वेन डायग्राम से हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। कितना है 1001, जो कि ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर है, ठीक है। तो समझ में तो आ रहा हो आपके। अगर मानो आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बिल्कुल मतलब हाई लेवल का बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ कठिन भी बना सकता हूँ। अगर ये क्वेश्चन इसमें ऐसे कह देना 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 या 4 से तो विभाज्य हैं लेकिन 5 से विभाज्य नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे तो बन सकता है। 3 और 4 से तो विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं, तब ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन मतलब सीजन में तो आ जाते हैं वैसे, पर और अदर एग्जाम में शायद मुश्किल ही है, पर आ जाए मैं कह नहीं सकता, ठीक। तो वो मैं जब नंबर सिस्टम चलेगा ना वहां करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चनों को, तो वो थोड़ा हार्ड लेवल का बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सारी चीज इसमें पूछ रही है ये रही, ठीक है। ये सारी चीज पूछ ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया तो इसे थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा सारा। वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं बेस्ड अपॉन परसेंटेज। देखो इसमें कह रहा है एक परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या का 20% गणित में विफल रहा,
छात्रों की कुल संख्या का 15% हिंदी में फेल हो गया, कुल छात्रों का 5% दोनों में फेल हो गया। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 3500 है, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें। किनकी? यानी जो केवल गणित में असफल है, केवल हिंदी में असफल है, केवल गणित में उत्तीर्ण है, केवल हिंदी में उत्तीर्ण है, कम से कम एक विषय में असफल, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण, हिंदी में उत्तीर्ण लेकिन गणित में असफल, गणित में उत्तीर्ण लेकिन हिंदी में असफल छात्रों की कुल संख्या। देखो ये सारी चीजें पूछ सकता है एक क्वेश्चन में, तो मैंने सारे ही ले लिए। ठीक, मतलब हर एक क्वेश्चन को करवाने से क्या फायदा, एक क्वेश्चन में मैं सारी चीज करवा दूं। अब इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसे करवाता हूं, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। 20% गणित में फेल रहा और 15% हिंदी में। देखो ये जो चार्ट है किसका है, फेल का है। ठीक, ये है मैथ, ये है हिंदी। ठीक, तो मैथ में कितने फेल, मैथ में जो फेल हुए कितने, 20%, और हिंदी में हुए 15%। तो 20% हुए मैथ में और हिंदी में हुए 15%। ठीक है, तो 15% हुए हिंदी में फेल। अब और आगे क्या दिया है, 5% दोनों में फेल हो गई, तो 5% वाली ये है जो दोनों में फेल हो गई। ठीक, तो ये हो गए 5% जो दोनों में फेल हुए। अब देखो पहले क्या कहा उसने, और हमें दिया है जो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हुआ है 3500, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हम निकाल भी सकते हैं। ठीक, कैसे, 20 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो ये 15% बचेंगे। ये 15% कौन से हैं, जो खाली मैथ में फेल हुए हैं। ठीक, अगर मैं 15 तो टोटल है ना, ये हिंदी में जो फेल हुए, और मैं 15 में से 5 निकाल दूं ये 10% बचेंगे। तो 10% कौन से हैं, जो खाली हिंदी में फेल हुए। ठीक, अगर मैं मतलब निकाल लूं वो ये वाले टोटल बच्चे निकाल लूं, ये ठीक, यानी ये वाले, तो ये कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए हैं। ठीक, यानी 15, 10, 25, 5, 35, 5 30, सॉरी 15, 10, 25, 5, 30, तो 30% छात्र कैसे हैं जो कम से कम यानी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फेल। ठीक, जो मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए हैं वो बंदे हैं ये वो। ठीक, 30%, तो 30% हमने कैसे निकाला, आप देखो आप सीधे भी निकाल सकते हैं कैसे, 20 और 15 जोड़ेंगे 35, 35 में से 5 निकाल देंगे, जब भी 30 आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो कम से कम यानी 30%, तो जब 30% कम से कम जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए वो आ गए, टोटल है 100%। ठीक, तो 100 में से अगर मैं 30 घटा दूं, नहीं हिंदी में लिख रहा हूँ, चलो मैं इंग्लिश में मैं लिख नहीं रहा, बहुत बच्चों के समझ में नहीं आएगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या है हिंदी वाले, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल। ठीक है, अब मैं 100 में से 30 घटा दूं तो 70% कौन से बच्चे बचेंगे, 70% वो बच्चे बचेंगे जो दोनों में पास हैं। ठीक है, तो 70% बचे दोनों में पास। अब देखो यहाँ वही दिया था, तो दोनों में जो उत्तीर्ण हुए वो कितने, 3500, तो इसका मतलब जो 70% की वैल्यू है, देखो यहाँ ना हमारा, मैं एक चार्ट और बनेगा इसमें पास वाला, ठीक, उसे बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे जगह छोड़ रहा हूँ। ठीक, तो 70% की वैल्यू कितनी दी है, 3500। ये यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालू, 0 से 0 खत्म, 7 पंजे 35, तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 500। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को धड़ाधड़ करते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, केवल गणित में असफल, वो बच्चे निकालने जो केवल गणित में असफल है।
देखो गणित में केवल, तो केवल 15% है जो खाली मैथ में फेल है, केवल 15% मैथ में फेल है। ठीक, 1% की वैल्यू है 500, तो 15% फेल है, ये रही 15% जो केवल मैथ में फेल है। 1% की वैल्यू है 500, तो 15 के 500 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएंगे टोटल बच्चे, यानी 15 पंजे 75, यानी 7500। तो 7500 बच्चे कैसे हैं जो केवल मैथ में फेल है। अब देखो पूछा है केवल हिंदी में असफल, तो केवल हिंदी में असफल कौन से हैं, ये 10% जो ओनली हिंदी में फेल है, ओनली। ठीक है, तो ये 10%, तो 1% की वैल्यू है 500। ठीक, तो 10 पंजे यानी ये आ जाएगा 5000। ठीक है, तो खाली जो हिंदी में फेल हुए वो कितने हैं, 5000। अब देखो इसने कहा केवल गणित में उत्तीर्ण, और वो बच्चे निकालने जो खाली गणित में पास है। अब देखो, तो इसके लिए जो पास वाले के लिए हमें पास वाला चार्ट बनाना पड़ेगा, जो बच्चे पास वाले हैं। अब उसका चार्ट हम देखो अलग से बनाएंगे कैसे। मैथ में 20% बच्चे फेल हुए, तो इसका मतलब मैथ में 80% बच्चे पास हुए होंगे। मैथ में कितने, 80% बच्चे पास हुए। ठीक है, और हिंदी में कितने हुए होंगे, हिंदी में 15% बच्चे फेल हुए, तो इसका मतलब 85% बच्चे हिंदी में पास हुए होंगे जी। अब बचे बोथ, दोनों, तो दोनों में पास होने वाले देखो वो यहां से आ गया था, ये 70% जो दोनों में पास है, ये तो जो 70% है वो दोनों में पास है, ये। ठीक है, अब निकाल सकते हैं, 80 में से 70 जाएगा हमारा, तो 10%। तो ये 10% बच्चे कौन से हैं जो खाली मैथ में पास है। 85 में से अगर मैं 70 घटाऊं तो 15, तो 15% बच्चे कौन से आ गए जो खाली हिंदी में पास है। अब कर सकते हैं, इसमें क्या पूछा था, केवल गणित में उत्तीर्ण वाले बच्चे बता रहे हैं, तो केवल गणित में उत्तीर्ण जो है वो ये है 10%। ठीक, तो 1% की वैल्यू है 500। ठीक, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये भी 5000 आ जाएगा। तो 5000 बच्चे कितने ऐसे हैं जो खाली गणित में पास हैं। अब निकालना केवल हिंदी में पास, तो हिंदी में पास है ये 15% वाले। ठीक, ये ओनली काय में हिंदी में पास है। ठीक, ये 15%, 1% की वैल्यू कितनी है 500, क्योंकि हमने पहले 1% की वैल्यू निकाल ली, जिससे कि हमें आसानी हो जाए। 15 पंजे 75, तो 7500 बच्चे कैसे हैं जो खाली हिंदी में पास है। अब देखो पूछा है कम से कम एक विषय में असफल, कम से कम एक विषय में असफल, कम से कम एक विषय में असफल का मतलब ये, यानी कि ये और ये। ठीक, जो कि हमारा 30% आया था, ये कम से कम एक विषय में एक सब्जेक्ट में फेल, ये 30% थे ये। ठीक, तो 30%, 1% की वैल्यू है 500, यानी कि अगर मैं 30 की मल्टीप्लाई 500 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 या 15, 15,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 15,000 बच्चे कैसे हैं जो कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं। ठीक है, अब दोनों विषय में उत्तीर्ण, तो देखो दोनों विषय में उत्तीर्ण ये आ गया था 70%। ठीक है, तो 70% और 1% की वैल्यू है 500, तो 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा 35,000। तो दोनों विषय में जो पास हुए वो कितने बच्चे हैं, 35,000। ठीक है, अब निकालना कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण, यानी कम से कम एक विषय में पास। देखो कम से कम एक विषय में पास का मतलब है ये पास वाला चार्ट देखेंगे, ये। ठीक है, तो यानी कि 10 और 70 और 15 जोड़ेंगे अगर, क्योंकि यही था कम से कम एक विषय में पास। या तो आप ऐसे निकाल लो या आप ऐसे निकाल लो, 80 में 85 जोड़ेंगे और 70 को कर देंगे माइनस, या आप ऐसे निकाल लो 10 जो खाली मैथ में पास है और 15 जो खाली हिंदी में पास है और 70 उन्हें जोड़ेंगे जो दोनों में पास है। ठीक है, तो 10 और 15 25 में 70 जोड़ेंगे 95%। तो 95% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब कम से कम एक विषय में तो पास है। ठीक, तो 95% और 95% और 1% की वैल्यू है 500, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 निम 45, 2 47, तो कितना आगा 47,500। जो कम से कम एक विषय में पास हो कितने हैं 47,500। ठीक है, अब कह रहा है हिंदी में उत्तीर्ण लेकिन गणित में असफल,
अब देखो वो कौन से बच्चे हैं जो हिंदी में तो उत्तीर्ण है और गणित में असफल है। हिंदी में उत्तीर्ण और गणित में असफल, इसका मतलब ये वाले बच्चे, देखो ये नहीं, ये जो खाली हिंदी में तो पास है, ये और गणित में क्या फेल, तो ये वाले बच्चे। तो यानी हम कह सकते हैं जो ओनली हिंदी में पास है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वो कितने, 15%। ठीक है, नहीं कम से कम एक कहाँ है, हिंदी में उत्तीर्ण लेकिन गणित में असफल, जो कि 15%। ठीक, और 1% की वैल्यू है 500, तो 15 पंजे 75, तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 7500। ठीक है, अब क्या, गणित में उत्तीर्ण लेकिन हिंदी में असफल। गणित में उत्तीर्ण यानी ये वाले बच्चे, ये इतने इतने, ठीक है, इतने। नहीं, मैथ में तो उत्तीर्ण है और हिंदी में असफल, यानी कि 10%। तो 10%, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं ओनली मैथ में पास। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 10%, 1% की वैल्यू 500 है, यानी ये, तो कितना आ जाएगा, 5000। ये कितना है, 5000। ठीक, तो देखो मैं आपको बताऊं, हिंदी में उत्तीर्ण, केवल हिंदी में उत्तीर्ण, देखो ये बात वही है, ये वाला जो पूछा था ना, ये वही है। ठीक, बस लैंग्वेज घुमा दिया ये। इसमें पूछा था केवल गणित में उत्तीर्ण, यहाँ पूछा हिंदी में उत्तीर्ण लेकिन गणित में असफल, मतलब वही है इसका भी। ठीक है, सेम ऐसी ही है। इसमें पूछा था केवल हिंदी में उत्तीर्ण, यहाँ पूछा है गणित में उत्तीर्ण केवल, इसमें देखो ये वाला, ये इसके सेम है, ये वाला नहीं, केवल हिंदी में उत्तीर्ण, यहाँ पूछा है हिंदी में उत्तीर्ण लेकिन गणित में असफल, दोनों का मतलब बराबर है। इसमें पूछा है केवल गणित में उत्तीर्ण, और यहाँ पूछा है गणित में उत्तीर्ण लेकिन हिंदी में असफल, इसका भी मतलब सेम है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। ठीक, मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे कि आपको सारी चीजें पता पड़ जाए कि ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, बात एक है। अब लास्ट कौन सा है, छात्रों की कुल संख्या। तो छात्रों की संख्या तो 100% है ना, यानी टोटल छात्र तो ये है ना, टोटल छात्र ये तो ये तो अपने आप में 100% है। ठीक, तो 100% की टोटल छात्रों की संख्या क्या निकालनी है, अरे 1% की वैल्यू कितनी है हमारी, 500, यानी 1% की वैल्यू हमारी, 100% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू 500 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। तो टोटल छात्र यानी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 5000, सॉरी 50,000। ठीक है, तो देख सकते हैं मतलब सारे टाइप करवा दिए मैंने, हो गई ये। ठीक है, तो जो भी मतलब जिस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी वेन डायग्राम में, वो मैंने सब करवा दिए और आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर मानो कहीं समझ में नहीं आया तो थोड़ा बहुत रिपीट कर लिया करो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मतलब इसमें थोड़े इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो बताया वो ये बताए 2 सर्कल वाले। ठीक, इस प्रकार भी आ जाते हैं 3 वाले, अगर आप कहोगे तो मैं इसे भी करवा दूंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार ही आते हैं, ये जो मैंने करवाए। ठीक है, तो यही थे क्वेश्चन हमारे इस क्लास में। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें जो एक टॉपिक बचा है, कौन सा, ये इलेक्शन वाला, और उसमें करवा दूंगा और हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद मतलब 7 वीडियो में हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 6 क्लास तो हो गई, 7वीं हमारी इलेक्शन वाली टॉपिक वाली क्लास हो जाएगी। तो सिर्फ 7 वीडियो हो जाएंगी परसेंटेज चैप्टर की कंप्लीट। तो उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन वीडियो को पूरा देखो और प्रैक्टिस सेट लगाओ बस, उसके बाद यानी रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ बस, और कुछ नहीं करना। और कहीं भी मतलब चाहे आप मॉक दो, चाहे आप रियल एग्जाम में बैठो, कोई से भी आपका एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा परसेंटेज का। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते